सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और पहले तो आप सभी को यह बात मैं बता दूं कि आज आपका मैथ का और रीजनिंग का जो क्लास है वो नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को मैंने कल ही इंफॉर्म कर दिया था कि मेरे दोस्त का आज शादी है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, आज क्लास नहीं है तो मंडे को आपका क्लास होगा। कौन सा? करंट अफेयर तो आपको डेली मिलेगा। लेकिन एक बात मैं बोल दे रहा हूं, जिन्होंने जो भी चैनल पर नए हैं और जिनका भी क्लास छूटा है ना, आप लोग को जितने क्लास करवाए गए हैं, मैथ का 28 क्लास हो गया है, रीजनिंग का 22 क्लास, मतलब 6-7 चैप्टर आपका रीजनिंग का मैंने कवर कर दिया है। तो आप लोग एक बार चैनल ओपन करने के बाद, जाने के बाद ना, जितना भी क्लास छूटा है उसको दोबारा रिवीजन या फिर जो क्लास छूटा है उसका नोट्स बना लीजिएगा, ये 1 या 2 दिन में, ठीक है। बट एक बात याद रखिएगा, आपका जो एग्जाम है वो क्रैक करने के लिए आपका मेहनत में 100% ईमानदारी होना चाहिए और जान लगाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है जो एग्जाम है वो एक भीड़ से लड़ने के बाद ही आपका एग्जाम जो है वो निकलेगा। क्योंकि एग्जाम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख बच्चों से लड़ने के बाद नहीं है कि बस थोड़ा सा पढ़ाई किए एग्जाम निकल गया। यहां पर इस भीड़ से लड़ने के बाद, उसके बाद जाकर आपका एग्जाम निकलेगा। क्योंकि एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं? 2 से 3 करोड़। तो इतने कैंडिडेट्स के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, तो अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा। और एक बात मैं बोल दूं, याद रखिएगा मेरा ये बात, अगर मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब पढ़ाई हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जो बाकी चीज है, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, अगर उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और स्टडी को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और क्रैक नहीं होगा वो बड़ा बात नहीं है, कल कहीं ना कहीं तो जॉब तो लग ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो आपका जॉब होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं तो सभी नौकरी कर लेते हैं। लेकिन जीवन का जब नया नया स्टेज आएगा ना, कहने का मतलब है शादी होगा, बच्चे होंगे, बहुत सारा आपको जिंदगी देखना है, तो हर एक पल आपको बहुत तकलीफ देगा। हर एक स्टेज पर आप हमेशा सोचोगे, जब बात उठेगा ना आपके बीच में गवर्नमेंट जॉब का, तब आपको बहुत तकलीफ देगा। आपको ये कभी पीछा छोड़ ही नहीं सकता। अगर आप निकाल लो या फिर आपका एग्जाम नहीं निकले, तब जारा जिंदगी, जब तक आप जीवित है तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तैयारी। क्योंकि अगर मान लो आपका एग्जाम नहीं निकला और आप उतने अच्छे तैयारी नहीं किए, तो अगर मान लो कल आपका बच्चा बोले कि तैयारी करना है पापा, तो आपको रियलाइज होगा कि मैंने भी किया था, मैं नहीं कर पाया। या फिर कहीं भी जा रहे हैं शादी वगैरह में, वहां पर भी बात उठा तो आपको एहसास होगा मैंने किया, मेरा नहीं हो पाया। तो ये सारा जीवन जो है ना वो आपके पीछे पड़ा रहेगा और ये बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि एक चीज के पीछे पागल थे और नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेहनत में कहीं ना कहीं कमी था। और मैं एक बात बोल दूं, अगर एग्जाम निकल गया फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन अंतर ये रहेगा ना कि एक तो आपको तकलीफ देगा अगर एग्जाम नहीं निकला, तो सारा जिंदगी हर एक पल आपको सताएगा, पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन अगर एग्जाम निकल गया तो फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस वक्त आपको क्या मिलेगा? खुशी। कहने का मतलब है, अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं ना, तो विश्वास मानिए आपका जॉब लग जाएगा, और नहीं भी लगा ना तो इससे बेटर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे मान लीजिए परसों मेरा दोस्त एक स्टोरी सुना रहा था, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं पहले, और बहुत अच्छा स्टोरी है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक छोटा सा कहानी सुनिए। एक डॉक्टर था, डॉक्टर श्रीधर, उसे 1000 आदमी सुनने वाले आने वाले थे मुंबई में। तो वो डॉक्टर क्या किया, फटाफट अपना एयरपोर्ट पे फोन कर अपना जो टिकट है वो बुक करवाया फ्लाइट का, और वो फ्लाइट में चढ़ गया और बहुत खुश था, बहुत बड़ा डॉक्टर था इंडिया का, कि मुझे 1000 आदमी मुंबई में सुनने आने वाले हैं, सिर्फ मुझे सुनने आने वाले हैं। तो वो फ्लाइट में जैसे ही चढ़ा, मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो जो एयर होस्टेस होती है ना, वो बोली, सर जो भी यात्रीगण है अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करने पड़ेगी। अब डॉक्टर का जो है वो दिमाग खराब हो गया कि अब मैं टाइम पर वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, और वहां मुझे इतने सारे आदमी सुनने आने वाले हैं। तो क्या किया,
जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया उस एयरपोर्ट पे जाकर पूरा बवाल कर दिया एयरपोर्ट की स्टाफ के। आप लोग इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं यार, मुझे जाना है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं इंडिया का, इतने सारे आदमी, बड़े बड़े आदमी मुझे सुनने आने वाले हैं। अब वो क्या किया, पूरा झमेला करने लगा। तभी एक आदमी आया, बोला सर मैं आपको जानता हूं, आप डॉक्टर श्रीधर हैं और आपको यहां जाना है, आपको इतने सारे आदमी सुनने आने वाले हैं। तो बोला बिल्कुल 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 सर, आप एक काम कर सकते हैं, एयरपोर्ट से निकलने के बाद ना आपको ओला या उबेर मिल जाएगा गाड़ी, आपको 2 घंटे में आप जहां जाना चाहते हैं आपको वहां पर पहुंचा देगा। तो बोला ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम मेरे लिए इतना सोचा। डॉक्टर एयरपोर्ट के बाहर गया, एक ओला वाला को बुलाया, बोला जितना पैसा चाहिए आप उतना पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे जहां जाना है वहां पहुंचा दीजिए, क्योंकि मुझे सुनने बहुत बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं और मैं इंडिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। तो वो गाड़ी चलाना स्टार्ट किया ड्राइवर, और आंधी इतना तेज बहने लगा ना, मौसम तो खराब था ही और बारिश इतना तेज होने लगा, वो ड्राइवर क्या किया, रास्ता जो है वो भटक गया। अब वो डर रहा है ड्राइवर कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं डॉक्टर साहब को, अगर मैं बताता हूं तो ओला वाला को फोन कर मेरा जॉब ये निकलवा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी हैं। वो डरते डरते कैसे भी इनको बताया कि सर मैं रास्ता तो भटक गया हूं। अब डॉक्टर का दिमाग और ज्यादा खराब, अब ये क्या किया, ओला वाले को बहुत बुरा भला बोलने लगा, बहुत सुनाया इसको, और ड्राइवर बेचारा गरीब सुनने भी लगा। उसके बाद डॉक्टर को कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया कि जहां मुझे जाना है वहां तो अब पहुंच नहीं सकते। तो ड्राइवर को बोला इतना आंधी बारिश हो रहा है, कहीं पर गाड़ी साइड में खड़ा कर दो, जब ये आंधी बारिश रुक जाएगा तो हम लोग आराम से चलेंगे, रास्ता जो है हमको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ड्राइवर क्या किया, साइड में देखा छोटा सा घर है, वहां पर खड़ा कर दिया गाड़ी। तो देखा एक छोटा सा घर था, तो ड्राइवर बोला सर चलिए घर में शायद कोई होगा, चलते हैं। तो जैसे ही वो गेट खटखटाया तो अंदर से आवाज आया, जो भी बाहर में है अंदर आकर बैठ जाइए। तो ये लोग जैसे ही अंदर घुसे ना, तो देख रहे हैं एक बूढ़ी औरत ना नमाज पढ़ रही है, मुस्लिम थी। तो नमाज पढ़ने के बाद बूढ़ी औरत बोली सर आप लोगों के लिए चाय पानी कुछ पिला दूं क्या? तो डॉक्टर बोला नहीं नहीं, आप बूढ़ी मां आप इतना हेल्प कर दिए, बहुत बड़ी बात है, इतने आंधी में आपने सहारा दे दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो आपका भगवान जो है वो बहुत भला करेगा। डॉक्टर बोला बूढ़ी औरत को। तो बूढ़ी औरत क्या बोलती है, भगवान और अल्लाह ये कोई नहीं होता है, ये किसी का हेल्प नहीं करते हैं। तो डॉक्टर बोला ऐसा मत बोलिए, भगवान अल्लाह होते हैं और ये सबका हेल्प करते हैं। तो बूढ़ी औरत बोली अगर ऐसा होता ना तो आज मेरा जो पोता है, नाती है, वो आज बेड पर पड़ा नहीं रहता। तो बोलता क्या हुआ है आपके नाती को? तो उसके सामने 3 साल का बच्चा सोया हुआ था बेड में, उसी घर में। तो बूढ़ी औरत बोली इसके मम्मी पापा ना 1 साल पहले ही दोनों मर चुके हैं और मेरा जो इकलौता सहारा है ये छोटा सा बच्चा ही है, और इसके दिल में ना बहुत बड़ा छेद है और मैं अल्लाह को कभी मानती नहीं थी। बगल के गांव वाले सभी बोले कि आप नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए डेली, आपका अल्लाह सुन लेगा। लेकिन मैं डेली शाम को और सुबह नमाज पढ़ती हूं, दिल से पढ़ती हूं, लेकिन आज तक इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। और बगल के छोटे छोटे डॉक्टर जो बोलते हैं कि आपको 25 लाख रुपया खर्चा होगा क्योंकि इसके दिल में छेद है, इसके दिल में छेद है, और इसका जो इलाज है वो एक ही डॉक्टर कर सकता है, वो है डॉक्टर पटनायक, ठीक है। अब ये बात डॉक्टर साहब सुनकर डॉक्टर साहब के आंख में आंसू आ गया। डॉक्टर साहब बोला आप बोल रही हैं भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, और वो रोते हुए बोला हे मां मुझे भगवान अल्लाह ने ही यहां पर भेजा है। तो बोली आप कौन है? आप जिसको खोज रही है, जिसके लिए पूजा कर रही है ना, मैं वही डॉक्टर श्रीधर हूं। अब बूढ़ी औरत भी उसका जाकर पैर पकड़ ली और बोली, क्या बोली कि आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसी वक्त डॉक्टर क्या किया, जितने भी टीम थे डॉक्टर के बुलाए और वहीं पर सारा इंतजाम करवाकर उसके घर में ही पूरा ट्रीटमेंट हुआ। कहने का मतलब है अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो ना तो वो कहीं ना कहीं आपका पूरा होता है। और भगवान या अल्लाह पर विश्वास रखिएगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन 100% ईमानदारी होना चाहिए। खास कर भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि आज मेरे पास जो भी है, जितना भी फेम है, जितना भी पैसा कमा रहा हूं, मेरे सोच से बहुत ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा। कभी सपना में भी नहीं सोचे थे, कभी सपना में ड्रीम भी नहीं था। मैं थोड़ा सा अपना बात बताता हूं। 13 में
सीएस कंप्लीट किए, जॉब ज्वाइन नहीं किए, और ये बहुत टफ एग्जाम होता है। अगर आपने सुना होगा सीए और सीएस, तो बहुत टफ एग्जाम होता है। क्रैक करने के बाद जॉब ज्वाइन किए ही नहीं, और इसको लेकर घर में डेली झगड़ा, डेली बवाल। घर में अगर किसी और को लेकर भी बवाल होता है ना, तो घूम फिर कर वो सुई जो है मेरे पीछे आ जाएगा, और पापा लगेंगे चिल्लाने कि सीएस कंप्लीट कर जॉब ज्वाइन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। 13 में 14 में बहुत बवाल चला मेरे घर में फिर इस चीज को लेकर, और मुझे इतना पर्सनली खराब, क्योंकि मैं सोचा यार इतना टफ एग्जाम अगर क्रैक कर दे रहे हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस था तो गवर्नमेंट जॉब तो क्रैक कर ही देंगे। तो क्या किए, तैयारी की स्टार्ट किए। 6 महीना मेरा एग्जाम निकला ही नहीं। अब मुझे बहुत टेंशन, क्या करें नहीं करे, क्या करें नहीं करे। उसके बाद फाइनली दिल से मेहनत किए, बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जॉब छोड़ चुके हैं, और घर में मेरे पापा मेरे मम्मी को डेली कहीं ना कहीं मुझे लेकर सुना रहे हैं कि तुम ही बिगाड़ दिए, तुम ही कर रही है ये वो। अब ये टेंशन में मैं पूरा फोकस 100% स्टडी पर लगाया, और भगवान का नाम लेकर, क्योंकि शंकर जी पे मेरा बहुत विश्वास था, आज भी बहुत विश्वास करता हूं शंकर जी पर खास कर। और सोचे अब जो होगा होगा, मेहनत पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे। करना स्टार्ट किए। स्टेट बैंक क्लर्क का एग्जाम निकल गया 13 में स्टेट बैंक क्लर्क का एग्जाम निकल गया। अब क्या हुआ, कुछ किए नहीं, फिर सोचे बैंक पीओ का निकालते हैं। सोचे जब सीएस निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, तो पीओ का एग्जाम क्रैक करते हैं। तो 14 में तैयारी स्टार्ट की बैंक पीओ का, एग्जाम निकला ही नहीं। अब एग्जाम निकला ही नहीं, और उस साल ही ना, अब सोचे कि एक क्लर्क का एग्जाम और देते हैं। अब 14 में क्या हुआ, 14 में ना मेरा क्लर्क निकला ना पीओ निकला, पूरा एक साल बर्बाद। अब आप समझ सकते हैं घर का माहौल कैसा होगा, किस तरह हम जी रहे हैं। हमको पता है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे मम्मी पापा को खिला रहे हैं, अब वो डेली चिल्ला रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख था, मेरे मम्मी को सुनना पड़ता था मेरे वजह से, इस बात का और दुख था, बहुत ज्यादा दुख था मुझे। और 14 में एग्जाम मेरा निकला ही नहीं, कोई भी एग्जाम, पीओ के चक्कर में क्लर्क भी नहीं निकला। अब क्या हुआ था ना, सेक्शनल कट ऑफ हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल एग्जाम मैं और मेरा दोस्त तैयारी एक साथ, उसका हर एग्जाम निकले, और मेरा 14 में क्या हुआ, एग्जाम ही नहीं निकले, जबकि उससे ज्यादा नंबर मेरा है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जो है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था 14 में। अब क्या हुआ, अब रात को जब मैं सोने जाता था ना, तो मेरे रूम में एक शंकर जी का मूर्ति है, और उस मूर्ति को देखकर मैं हमेशा रोते हुए सो जाऊंगा। मतलब हफ्ते में 3-4 दिन का मेरा यही आदत था, शंकर जी को देखूंगा, रोते रोते सो जाऊंगा। घर का डेली झमेला यही सब। अब पापा को यह भी था कि हम इतने बड़े अफसर है रेलवे में, मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, पूरा सीएस छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या करना चाहता है लाइफ के साथ, हर एक माँ बाप को टेंशन होता है। लेकिन उस वक्त हमको भी आ रहा था गुस्सा कि यार आप क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज है वो समझ में आई कि मेरे पापा मेरे लिए ही बोल रहे थे। टाइम पर सभी को समझ में आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ, जो 14 वाला था ना, मेरे जिंदगी का सबसे बेकार साल था। बहुत रोए, उसमें बहुत रोए, और मेहनत भी बहुत किए थे। महिंद्रा का स्पीड टेस्ट था, कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किए थे। महिंद्रा का स्पीड टेस्ट लेकर ना तैयारी करना स्टार्ट किए, और रात को 3-3 बजे तक मेंस का एग्जाम हम घर में बैठकर स्पीड टेस्ट देते थे। आपको पता है 2 घंटे का एग्जाम था, उसके बाद पेपर एनालाइज करते, डेली का था 3 बजे 4 बजे तक। फिर भी 14 में एग्जाम नहीं निकला। आप समझ सकते हैं कितना धक्का लगेगा। फिर 15 में क्या हुआ, 15 में फाइनली मेरा एग्जाम निकला, वो भी लास्ट में, आईबीपीएस पीओ। सोच रहे हैं 15 में एग्जाम दिए, इसका रिजल्ट कब आया, 16 में रिजल्ट आया इसका। उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले हम चैनल बना चुके थे सक्सेस की 98, और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो खोल चुके थे। और 3 साल का जो मेहनत था, 13, 14, 15, 3 साल में जितना पढ़े थे, जितना मेहनत किए थे ना, सभी जान गया था कि भैया पढ़ने में बहुत तेज है, एग्जाम निकाल रहे हैं। तो ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत बड़ा खोल चुके थे, मतलब स्टूडेंट थे, तो पैसा वहां से भी आने लगा। और जब चैनल खोले तो यहां भी बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। अब पैसा यहां से भी आने लगा, वहां से भी आने लगा। अब पैसा इतना आने लगा तो मुझे लगा यार बैंक ज्वाइन करे कि नहीं करे। तो कोई भी अगर मैंने ज्वाइन करता है बैंक तो किस लिए करता है, पैसा के लिए। तो मैंने सोचा यहां से मैं बहुत ज्यादा पैसा जो है अभी कमा रहा हूं रिसेंट में, और ऐसा भी हो सकता है आने वाले अगर साल में अच्छा पढ़ाया
तो बहुत सारा स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे कंपनी से ऑफर, पैसा बढ़ सकता है। जो मुझे फेम, जो मुझे नाम है, वो शायद बैंक ज्वाइनिंग करने के बाद ना मिले, ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस है। और घर वाले भी, जो मेरे जीजू थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और क्या हुआ आज के डेट में, क्या है आज के डेट में, ये तो नहीं बोलूंगा कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि जितना पैसा कमाते हैं, आज बैंक एम्प्लॉय अगर होते तो उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आज कमा रहे हैं। मैं छोड़िए, एक बात याद रखिए, कहने का मतलब है ना, और जो मेरा दोस्त था आज वो बैंक में, आज वो बैंक में, लेकिन मुझसे जलता है, मुझसे आज भी जलता है, क्योंकि वो सोचता है तैयारी एक साथ स्टार्ट किए, लेकिन आज हम बैंक में, आज हम उतना पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन ये इतना पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कभी कभी हमसे मिलेगा ना, तो वो खुशी उसके अंदर नजर नहीं आता है। दोस्त लोग, जो बाकी दोस्त है, वो भी फील किए हैं। तो कहने का मतलब है ना, अगर आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार था 14 में, क्योंकि मुझे पता था सबसे बड़ा चीज कि मेरे वजह से मेरी मां को डेली बात सुनना पड़ रहा है, पर डे, और ये चीज मेरे अंदर पूरा घुस गया था कि नहीं, हमको कुछ करना है। और मैं मेहनत ना, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, दुनिया भाड़ में जाए, मुझे बस टेंशन था अपनी मां का। मेरी मां को जो पापा डेली सुना रहे वो नहीं सुनना है, क्योंकि मेरी माँ पापा को जो भी बोले मेरे वजह से, तुम बिगाड़ दी है, तुम कर दी है, वो इतना एग्जाम क्रैक कर रहा है, कुछ ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा, डेली का झमेला था, डेली का झमेला। लेकिन आज की डेट में ना, वही मम्मी पापा बहुत खुश है, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बहुत मेहनत था, भगवान के प्रति बहुत ट्रस्ट था। तो मैं बोलता हूं ना, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पसीना अगर गिरने लगे ना, ईमानदारी का, मेहनत का, तो विश्वास मानिए, आप जिस मंजिल के पीछे जा रहे हैं, अगर वो नहीं भी हुआ ना, तो उससे बड़ा आपके साथ कुछ होने वाला है, और भगवान भी आपका पूरा सपोर्ट करता है, विश्वास मानिए। और मैं तो शंकर जी को बोल भी दिया हूं कि जब तक मेरा पैर चलेगा बाबा, तब तक मैं आपको जल डालूंगा सावन में देवघर जाकर। अगर आपको पता होगा, मैं हर सावन में देवघर जाता हूं पैदल 150 किलोमीटर, और शंकर जी को जल चढ़ाता हूं। मैंने बोलकर आ गया हूं कि जो भी मुझे मिला है वो आपका ही देन है, आपने ही वहां से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मेहनत था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो बोलकर आ गए, जब तक मेरा पैर चलेगा तब तक आपको आजीवन जल हम देते रहेंगे। तो कहने का मतलब है ना, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और दिल से, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप अंदर से अगर मेहनत है ना, तो भगवान भी आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में पूरा सहयोग करते हैं। विश्वास मानिए, सच्चाई है। बहुत बार अजमाए होंगे कि आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गया। कहीं ना कहीं कोई तो है ना कि जो कुछ ना कुछ हमारा हेल्प कर रहा है, हमारे साथ नहीं भी रहते हुए। फील करिएगा, आपको लगेगा। तो ईमानदार रहिए, क्योंकि भगवान को भी जो भक्त चाहिए ना, वो ईमानदार चाहिए।